हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए, क्लास 10th के लिए। साइंस का 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आपके परीक्षा में आकर ही रहेगा। मॉडल सेट का यहाँ पर रिवीजन करेंगे जो लगातार हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए चलते हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आप चाहे तो इसे कमेंट में जवाब देते जाइए, हम देखते हैं आज आपका कितना सही होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। आप याद रखिएगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आप याद करिए, आपको याद होते जाएगा। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अब आभासी होता है कि वास्तविक है, कि आभासी और सीधा है, कि आभासी और उल्टा, कि वास्तविक और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो हम आपको बता दें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा वास्तविक एवं सीधा होता है। तो आप लोग इसे याद कीजिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आंख व्यवहार करता है। आप कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। तो हम आंख व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। किसकी तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह। आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। आंख व्यवहार किस करता है, उत्तल लेंस की तरह। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ऑप्शन ए है कांच का सिल्ली, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है प्रिज्म। तो आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो यह बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। कह रहा है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, इसको ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। कह रहे कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। आपको बताना है कि किसके द्वारा बनता है, तो परितारिका के द्वारा बनता है। किसके द्वारा, परितारिका के द्वारा। अब यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब का रेटिंग 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट पर 100 वाट किसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। मतलब आर बराबर पूछ रहा है, आर बराबर पूछ रहा है। आपको बताना है कि कितना इसका आंसर होगा। तो यह इसका आंसर हम आपको कमेंट में आप बताइए। इसका आंसर हम लास्ट में बताएं, क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम सॉल्व करके बताएंगे। तो इसका लास्ट में बताएंगे। तो अभी आगे चलते हैं, अभी के लिए आगे चलते हैं। रुक जाइए, यहाँ हम बढ़ाने दीजिए आगे। यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। साफ दिख रहा है आप लोगों को, कमेंट में यस लिखे। अब देखिएगा, विभवांतर मापने के लिए वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। आपको बताना कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ए मीटर कहा जाता है, कि गैल्वेनीमीटर कहा जाता है, कि वोल्ट मीटर कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में, कि पार्श्व क्रम में, कि ये भी दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आप याद रखिएगा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आप याद रखें, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज बचाता है, विद्युत फ्यूज बचाता है अतिभार से बहने वाले उच्च धारा के खतरों से, लघु पत्थर में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से, दोनों से। इसमें दोनों हो जाएगा। जब अधिक लाइन होता है तो फ्यूज ही बचाता है, चाहे अतिभार बढ़ जाता है। मैंने कोई जान लीजिए कि आपके तार कितना का 220 वोल्ट का उपकरण सहता है, मैंने उसका भार सहता है। आप लगा दिए 440 वोल्ट, तो उसको ही हम अतिभार कहते हैं। तो आगे चलते हैं,
विद्युत द्वारा उत्पन्न करने की युक्ति को विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। आप याद रखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं। आगे चलते हैं। ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना गया? ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना गया है? तो सूर्य को माना गया। आप याद रखिएगा, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना गया है? सूर्य को माना गया है। पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 30 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 40 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका कितना सही हुआ आप कमेंट में बताते जाइएगा। तो आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा पूरा होने वाला है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, चलिएगा। कह रहा कि CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 उपरोक्त किस अभिक्रिया का उदाहरण था? आपको बताना है कि किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम आपको बता दें कि जब एक गो से दो गो बनता है तो उसको हम वियोजन कहते हैं। एक गो से दो गो बनता है तो जो हम वियोजन कहते हैं उसको क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। जहाँ देखिए आप वियोजन ऑप्शन ही नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपघटन कहेंगे। आगे चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो श्वसन आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद कीजिएगा। और श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे चलते हैं। लेड नाइट्रेट के चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो यह धुआं होगा NO2 का। NO2 का यह धुआं होगा। NO2 का यह धुआं होगा। आगे चलते हैं, आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि NaOH है कि K2SO4 है कि NaH4। कौन एक में लवण है? तो हम आपको बता दें कि K2SO4 क्या है? लवण है। आगे चलते हैं। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? तो इसमें हम बता दें कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कठोर जो खारा जल रहता है ना, उसको मीठा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होता है। आप जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फल निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फल से कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें हो जाएगा आंसर कॉपर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन पूरा हुआ, 22 खत्म ही कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, एनोड पर मुक्त होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आपको PDF फ्री दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।